हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। आज हम समझेंगे गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। देखो, गुट का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, क्या मतलब होता है? ग्रुप। बहुत सारे लोगों का या 2-3 लोगों का, किसी का भी ग्रुप बना लेना। ठीक है। और गुट निरपेक्षता, उससे निरपेक्ष हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, अपना अलग रहना कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मतलब ये कि किसी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित ना होना, हर प्रकार की आक्रामक संधि से दूर रहना। ठीक है, मतलब दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना, लेकिन उनके साथ ग्रुप ना बनाना, क्योंकि ग्रुप बनाने में क्या होता है कि दूसरे की बातें माननी भी पड़ती हैं। किसी देश के साथ विशेषकर पश्चिमी जो देश हैं हमारे, वो ज़्यादातर गुटबंदी बनाकर रखते हैं। गुट अथवा साम्यवादी गुट के देशों के साथ सैनिक संधियां ना की जाएं, उसे ही हम गुट निरपेक्षता कहेंगे। जैसे कि हमारा देश भारत भी करता है। भारत दूसरे देशों से फ्रेंडशिप कर कर रखता है, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि हम उसके गुट में शामिल हो गए हैं और जैसा वो कहेगा वैसे ही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विभिन्न जो शक्ति हैं, गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही का साथ देना। क्योंकि गुट बनाने में क्या होता है कि जो देश एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, मान लो इस देश ने किसी एक देश पे हमला कर दिया, तो ये इन सभी देशों से कहेगा कि तुम भी मेरा साथ दो और तुम भी मेरे साथ बोलो इससे हमला करने के लिए। अब ये नहीं बोलेंगे तो ये गुट में नहीं कहलाएंगे, इन पे दबाव बनेगा, और इन पे दबाव बनेगा तो ये भी अब इस देश के खिलाफ बोलेंगे। अब इसके साथ इस देश के ये 5 भी दुश्मन बन गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ देश गुट निरपेक्षता अपनाते हैं। मतलब वो ऐसा करते हैं कि वो किसी भी प्रकार की ऐसी संधि से, किसी भी प्रकार के ऐसे मेल से, गुटबंदी से बचते हैं जिससे उनके देश को खतरा हो। वो एक ऐसी स्थिति अपनाते हैं कि उनका देश अपने फैसले खुद ले सके, उसे ही हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। गुट निरपेक्षता कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि ग्रुप से अलग रहना जैसे बिल्कुल अलग कोई घमंड का काम है। नहीं, अपनी नीतियों को बचाए रखना, अपने फैसलों को खुद पर डिपेंड रखना, यही गुट निरपेक्षता है। क्योंकि देखो, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत ये हैं: जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा, टीवी में अक्सर न्यूज़ आती रहती हैं कि बहुत सारे देश की जो सैन्य शक्ति होती है वो मिल जाती है। 2-3 देशों ने अपनी सैन्य शक्ति मिला ली, मतलब सबकी जो सेनाएं हैं वो मिलकर काम करती हैं। हमारा देश ऐसा नहीं करता, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। ठीक है, हम विदेश से हमें कैसे अपना कैसे मतलब उनसे सुलटना है, हमें कैसे उनसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, वो हम पर डिपेंड करता है। कोई दूसरा देश दबाव बनाकर हम पे कुछ नहीं कर सकता। जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो। आपने देखा होगा, 2 ही महाशक्ति हैं, एक यूरोप की तरफ और एक अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो अब इनके ग्रुप में जो भी शामिल होता है, जो भी अमेरिका के साथ शामिल होता है, उसको अमेरिका की बात माननी पड़ती है, वैसे ही दूसरी महाशक्ति की माननी पड़ती है। अब जो गुट निरपेक्षता में रहता है वो किसी की बात नहीं मानता, वो देखता अपना फ़ायदा। ठीक है, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि एक देश दूसरे देश से फाइट कर रहा है और ये देश इसका दोस्त है, तो ये क्या करेगा, इस पे और ज़्यादा फाइट करने के लिए अपने सैनिकों को इस देश में भी भेज देगा और इससे भी फाइट कराएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें यह है कि हम अपने देश को किसी भी तरीके से सैनिक अड्डा नहीं बनाते, हमारे देश में हमारे ही सैनिक रहते हैं। तो ये होती हैं गुट निरपेक्षता की नीतियाँ। और जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो, हमारा देश उपनिवेशवाद का भी विरोधी है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो गुट निरपेक्षता का इस्तेमाल करते हैं और वो भी उपनिवेशवाद के विरोधी हैं। उपनिवेशवाद होता है एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे करा था, ब्रिटिश राज, वो था उपनिवेशवाद। तो जो देश उपनिवेशवाद से छूटे हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, उनको तो गुट निरपेक्षता ही ज़्यादा राइट लगता है और वो इसलिए ही इसे अपनाते भी हैं। अब हम अगर बात करें भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति की, तो देखो, हमें आज़ादी मिलने से पहले
भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं दुनिया के बाकी उपनिवेशवादों से भी उनके साथ संग्राम चला रहे थे कि सभी मतलब छूट जाएं इस उपनिवेशवाद से। सभी आपस में मिले हुए थे और सभी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो भारत को जिस वक्त आज़ादी मिली उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अब शीत युद्ध के दौर में क्या हो रहा था, दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। ठीक है, एक तरफ थी कौन सी शक्ति, अमेरिका और उसके साथ जितने भी देश मिले हुए थे, और दूसरी तरफ थी इधर थी अमेरिका और दूसरी तरफ थी सोवियत संघ। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए हथियार जमा कर रही थी, ताकतें जमा कर रही थी और सैन्य शक्ति मजबूत कर रही थी। इसीलिए वो दूसरे देशों को अपने आप में शामिल कर रही थी। अब भारत को मिली थी नई नई आज़ादी। अब वो ऐसे में किसी एक का साथ देता, चाहे इसका, तो वो उसका एक तरीके से गुलाम ही हो जाता, क्योंकि हमारे पास उस टाइम ना तो इतनी पावर थी और वैसे ही नए नए आज़ाद हुए थे, फिर किसी के पक्ष में जाके बैठ जाते तो उनके गुलाम टाइप में रहना पड़ता। तो भारतीय नेताओं ने ये सोचा उस टाइम कि हम अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, मतलब हम किसी का साथ नहीं देंगे। उस समय भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वो हमारे विदेश मंत्री भी थे करीब 1946 से 1964, मतलब 10-12 साल तक वो रहे। नेहरू की विदेश नीति ये थी, सबसे पहले तो संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती है कि हम अपने फैसले खुद लें, हमारे फैसलों में कोई दूसरा शरीक ना हो। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, मतलब हमारा देश टुकड़ों में डिवाइड ना हो, उसके टुकड़े ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरे को शामिल करेंगे तो वो पता नहीं कौन सी नीति करे, और जिससे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी कास्ट रहती हैं, धर्म जातियाँ और बहुत टाइप के लोग रहते हैं, तो ऐसे में टुकड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और पावर्स भी बट जाती हैं। इसलिए उनकी दूसरी नीति ये थी कि क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखें, और तीसरी नीति ये थी कि तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास करें, और ये सब तभी पॉसिबल था अगर वो गुटनिरपेक्षता को अपनाते। नेहरू गुटनिरपेक्षता की विधि अपनाकर इन उद्देश्यों को हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो गुटनिरपेक्षता के खिलाफ थी, मतलब वो चाहती थी कि या तो अमेरिका के साथ हो जाओ या तो सोवियत संघ के साथ हो जाओ, किसी के भी साथ हो जाओ। खासतौर से वो अमेरिका के साथ जाना चाहती थी। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश करी। ठीक है, दूसरे देशों के साथ कि शीत युद्ध ख़त्म हो, लेकिन उसने किसी देश का पर्सनली साथ नहीं दिया। आपको भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति भी समझ में आ गई होगी, और गुटनिरपेक्षता का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि गुट से बच के रहना, ग्रुप से बच के रहना, अपने आप को ग्रुप से बचाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और बारे में ऐसे वर्ड का मीनिंग जानना है, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।